ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स की डिस्कशन में सभी के सभी आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कवर कर लिए हैं। सिर्फ एक आर्टिकल जिसके ऊपर डिस्कशन होना बाकी है वो है दोस्तों आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 वैसे तो फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है बाकी के हमारे फंडामेंटल राइट्स से। देखते हैं कैसे। ये वाला जो आर्टिकल है ना, इसका टाइटल कुछ इस प्रकार से है कि दूसरे जो सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको इफेक्ट देने के लिए, उनको फोर्स में लाने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। कैसे और क्या है इसका मतलब, चलो डिटेल में सीखते हैं। आर्टिकल 35 ले डाउन करता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट में लेकर आना है तो इसकी पावर जो होगी हमारे देश में हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो पावर है सिर्फ और सिर्फ इट इज गिवन टू द पार्लियामेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर को ये वाली पावर नहीं दी गई है। ये लाइन हमने पहले भी अभी थोड़ी क्लासेस पहले पढ़ी थी जब हम एक पर्टिकुलर आर्टिकल में इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन चलो अब इसके लिए डेडिकेटेड आर्टिकल 35 में डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये जो प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन इस बात को इंश्योर करता है डैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया। मतलब ऐसा क्यों करा गया है, बाय ओनली पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर को छेड़खानी करने की क्यों नहीं, मतलब ऐसी क्यों नहीं पावर है कि मौलिक अधिकारों की जब भी बात हो तो विधानसभा भी अपने अपने राज्य की कंडीशन के हिसाब से मतलब वो चीज़ कर सके। क्योंकि यहाँ पर ये देखा गया है कि भाई साहब फंडामेंटल राइट जो है ना वो नागरिकों के लिए हैं, यूपी के, एमपी के, केरला के, कर्नाटका के, बंगाल के आदमियों के लिए, औरतों के लिए नहीं है। ये ऑलमोस्ट सभी इंसानों के लिए, और सभी इंसान जो है वो सबसे पहले भारत का नागरिक है, फिर किसी राज्य का, किसी रीजन का, किसी गली मोहल्ले का नागरिक है। अब पार्लियामेंट को जो पावर दी गई है और विधानसभाओं को जो पावर नहीं दी गई है फंडामेंटल राइट की छेड़खानी से करने से रिलेटेड, वो इस वजह से दी गई है। संविधान निर्माताओं का ये कहना था जब पार्लियामेंट कोई भी चीज बनाएगा ना, कोई भी कानून जब पार्लियामेंट के हाथों के नीचे से निकलकर जब जाएगा, हालांकि उसको साइन मतलब राष्ट्रपति करेगा, लेकिन बस साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो कि पार्लियामेंट के हाथों से बना हुआ जब भी कोई कानून जो होगा, जो भी प्रस्ताव जो होगा, वो पूरे भारत के अंदर यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, विद रिगार्ड टू कि फंडामेंटल राइट्स का नेचर क्या होगा, और कोई भी पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन या इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान क्या होगा। तो ये वाली चीज ना आसान कर देगा हमारे लिए कि कोई भी पर्सन कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड 200 नॉटिकल माइल का एरिया, हवा का जितना एरिया है, हिंदुस्तानी व्यक्ति कहीं पर भी उस टाइम पर हो, पानी के नीचे, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, पहाड़ों पर, कहीं पर भी उसके मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है या उसको मौलिक अधिकार अगर इंप्लीमेंट करवाने हैं तो उसका नेचर एंड नेचर ऑफ पनिशमेंट एंड नेचर ऑफ एनफोर्समेंट क्या होगा। ये चीज कॉमन तरीके से देश के पूरी की पूरी सीमाओं में तभी लागू हो सकती है जब पार्लियामेंट इसको सुनिश्चित करे, ना कि विधानसभाएं अपने अपने राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से। क्या आपको ये इंपॉर्टेंट मैसेज समझ में आया सबसे पहले आर्टिकल 35 का? जल्दी बताओ बताओ, फिर से कुछ समझना है इसके अंदर। आर्टिकल 35 सुगंधा ये बोलता है, सुगंधा जो आपका डाउट है कि एक बार फिर से बता दो, वो ये बोल रहा है, इजी सी बात है कि जब पार्लियामेंट, देखो पार्लियामेंट किसके लिए है, पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर के लिए है, तुम बंगालियों के लिए है, एमपी के लोगों के लिए है, बिहारियों के लिए है, किसके लिए पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ जो कानून होगा वो कौन से राज्य में, कौन से गली मोहल्ले में अप्लाई होगा, बताओ। और सौगंधा अगर दीदी कोई कानून बना रही है तो अगर वहां पर विधानसभा, तो हाँ हमारा स्टेट नहीं, क्या तुम शहनशाह आलम हो उधर के? ठीक है दीदी अगर कानून बना रही हैं, ममता बनर्जी जी, तो वो वेस्ट बंगाल के अंदर ही मतलब इम्प्लीमेंट होगा, राइट। अब अगर ये फंडामेंटल राइट किसी और तरीके से बनाए, मध्य प्रदेश की सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी किसी और तरीके से फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कानून बनाए, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी फंडामेंटल राइट के ऊपर किसी कानून बनाए, तो इसकी क्या सेमनेस देखने को मिलेगी? और फंडामेंटल राइट्स के, फंडामेंटल राइट्स है किसके लिए, पहले ये बताओ। सिटीजन्स के लिए। तो क्या सिटीजन जो है उनकी पहली आइडेंटिटी क्या है, वो भारतीय नागरिक है, वो बंगाली पहले, या फिर एमपी के लोग पहले, या फिर यूपी के लोग, या जिस भी स्टेट के लोग वो पहले, बताओ बताओ। तुम ऐसा तो नहीं समझते ना कि बंगाली ज्यादा सुप्रीम है बाकी इंडियन से?
पक्का? इन्फीरियर है क्या? इन्फीरियर है क्या? इन्फीरियर भी नहीं है? नहीं यार, क्यों के इन्फीरियर भाई, इक्वल है यार। आपको ये बोलना चाहिए, यहाँ पर स्टेट की आइडेंटिटी की तो कोई बात नहीं है, सिटीजन सिटीजन ही होता है। फिर चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी कहाँ पर भी रह रहा हो, गुजरात से अरुणाचल कहीं पर भी रह रहा हो, और अगर भले ही वो आइलैंड टेरिटरीज में रह रहा हो, लक्षद्वीप या फिर अंडोमान एंड निकोबार के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, यानी कि जो भी भारत की जो टेरिटरी है, अगर ये पावर जो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कानून बनाने की व्यवस्था जो पावर है, अगर हम पार्लियामेंट को ना दे के विधानसभाओं को दें, स्टेट लेजिस्लेचर्स को दें, तो हमें सेमनेस तो देखने को नहीं मिलेगी फंडामेंटल राइट्स के नेचर के अंदर, है ना? अलग अलग राज्य अलग अलग सिटीजन्स के लिए अलग अलग प्रकार से फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करेंगे, और अलग अलग प्रकार से उनको वायलेट करने के पीछे प्रावधान भी होगा, है ना? हो सकता है सुगंधा कल को तुम सीएम हो तो तुम ये बोलो कल को कि हैरेसमेंट का केस तब नहीं लगेगा किसी के ऊपर कि अगर किसी बंगाली ने किसी बंगाली को पुच्ची दी, है ना? तो हैरेसमेंट का कोई केस नहीं है। लेकिन बाहर से आए हुए अगर किसी लौंडे ने अगर किसी बंगालन को छेड़ दिया तो उसको और उसका काट दिया जाएगा। तो ये सेमनेस है क्या, बताना जरा। तो अब समझ में आया, बताओ। तो अगर हमें फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में, अगर मेरा आखिरी सवाल आप सबसे मजाक को साइड हटाते हुए, क्या इसके अंतर्गत हमें सेमनेस चाहिए या फिर हमें अलग अलग प्रकार से फंडामेंटल राइट्स की इंटरप्रिटेशन चाहिए, बताओ। सेमनेस चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्या सिर्फ केरला के लोगों को प्रभावित करता है, क्या सिर्फ पंजाब के लोगों को प्रभावित करता है, क्या सिर्फ मणिपुर में रह रहे हुए नागरिकों को प्रभावित करता है, इसका मुद्दा नहीं ना। आप समझ गए, ये पावर आर्टिकल 35 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई भी कानून वगैरह बनाने, तो ये अधिकार सिर्फ किसको दिया जाएगा? किसको दिया हुआ है, सॉरी, दिया नहीं जाएगा, दिया हुआ है। नहीं नहीं, पागल हो गए हो, पार्लियामेंट को। ठीक है, पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है, मतलब विधानसभा को नहीं है, ओके। उसके बाद इन दिस डायरेक्शन आर्टिकल 35 के अंतर्गत कुछ प्रोविजंस है, ठीक है। कोई बात नहीं, जैसे सौगंधा को डाउट आया वैसे बाकियों को भी आ सकते हैं। आप लोगों का कोई डाउट है? मिसबा, आपका कोई डाउट? शाइनी, आपका? फिर पार्लियामेंट शेल हैव एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट शेल नॉट हैव द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग मैटर्स। क्या क्या है वो मैटर? नंबर 1, पार्लियामेंट ना एक तो रेसिडेंस को एक कंडीशन के तौर पर रख सकता है, क्योंकि देखो, राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ अ कंट्री एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल राइट था शायद आर्टिकल 370 के अंतर्गत, इसको भी हटा दिया गया है। कब, कौन से साल में? 2019 के अंदर। तो अभी वो होता है रेसिडेंस ऐसा अगर कंडीशन है, तो बिस्में कोई ये पर्सन क्लेम कर सकता है ना कि अगर रेसिडेंस अगर मेरा मौलिक अधिकार है, तो फिर मैं वहां पर जाके प्रॉपर्टी वगैरह बनाकर या कैसे भी करके उस राज्य में रहने लग जाता हूं, और यहां से अपने स्टेट से सारे की सारे लॉन्डो और लॉन्डिया की फोर्स ले जाऊंगा और सबको स्टेट पीएससी दिलवाकर सबको डीएसपी एसडीएम बना दूंगा। आ सकता है कि नहीं आ सकता, ऐसा किसी के मन में, बताओ। तो यहां पर प्रॉपर रेसिडेंस एज अ कंडीशन को, कि आप प्रॉपर वहीं पर बॉर्न हुए हो, आपका घर हो, वहां पर आपकी प्रॉपर्टी हो, कुछ इस प्रकार की कंडीशन जो है वो लगाई जा सकती हैं पार्लियामेंट के द्वारा सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स के लिए, सर्टेन अपॉइंटमेंट के लिए, राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में, स्टेट में या फिर यूनियन टेरेटरी। यूनियन टेरेटरी को हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, बिकॉज गवर्नेंस ऑफ द यूनियन टेरेटरी इज इन द हैंड्स ऑफ, शायनी किसके हाथ में होते हैं यूनियन टेरेटरी की गवर्नेंस? यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, या फिर लोकल अथॉरिटी या दूसरी अथॉरिटी के लिए। ये चीज क्यों करा जाता है, रेसिडेंस को कंडीशन क्यों लगाया गया है? ताकि यहां पर फायदा ज्यादा किसको मिले, थोड़ा सा लोकल लोगों को, लोकल लोगों को, उस स्टेट के जो लोकल लोग हैं। रेसिडेंट तो जो है उसी राज्य के होंगे, शायनी, है ना। लेकिन बाहर से अगर ऐसे सब लोग आ गए तो ये लोग कहां जाएंगे फिर, बताओ। असम के अंदर शाइनी जो एक कांस्टेंट डिमांड चल रही है
किसको आइडेंटिफाई कर कर बॉर्डर के दरवाजे खोलकर वापस भेजने की बात चल रही है? कौन है वो लोग जो आके ये कहते हैं कि असम के अंदर लोकल जॉब्स उन्होंने पाली थी और असम के नागरिक बड़े परेशान हैं उनसे पिछले लगभग 3-4 डिकेड से? कौन है वो लोग? बांग्लादेशी रेफ्यूजीज, है ना? आर्टिकल 16 में ऐसा बोला हुआ है, ये हमने देखा था। उसके बाद पार्लियामेंट शेल हैव द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग मैटर्स, हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके अंदर दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। कोर्ट्स को एम्पावर करा जा सकता है अदर देन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के वो डायरेक्शन ऑर्डर्स और रिट्स इशू कर सके अंडर आर्टिकल 32। याद है हमने पढ़ा था रिट्स इशू करने की पावर, लेकिन अभी फिलहाल किसके पास है? क्या कोई लोग क्या कभी भी किसी टेम्पररी तौर पर भी लोकल कोर्ट को दी गई ये वाली पावर? क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट के पास और क्या पावर है? पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या एब्रोगेट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेशन को, कि अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस या एफिलिएटेड फोर्सेस जो है उसका अगर मेंबर है। तो ये भी हमने देखा था आर्टिकल 33 के अंतर्गत। क्या ये मीडिया वगैरह पे आकर अपनी रिप्रेजेंटेशन वगैरह दे सकते हैं? बताओ। नहीं नहीं मयूर, तुम लेक्चर में नहीं थे, फालतू बातें नहीं, ठीक है, नहीं दे सकते। उसके बाद जहां पर मार्शल लॉ किसी भी एरिया के अंदर लगा हो अंडर आर्टिकल 34, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को इंडेमनीफाई करा जा सकता है, उसको इम्यूनिटी दी जा सकती है कि वो कुछ भी हरकतें करे उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। और क्या ये चीज देश के किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करी जा सकती है अंडर यूजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू? नहीं करी जा सकती। ये कौन बोल रहा है? हाँ, आना जरा सामने आना। आओ तुम यूट्यूब पे फेमस करते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ उड़ीसा, क्या हो गया? नहीं नहीं, जो जो हेले ले लो 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 नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं करा जा सकता तो नहीं करा जा सकता, ठीक है। इधर उधर की बातें नहीं। हैप्पी बर्थडे तो कहीं पर भी केक नहीं काटने लगना है। उसके बाद पार्लियामेंट शेल हैव एन स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ अ पर्टिकुलर, मतलब लेजिस्लेचर जो है किसी पर्टिकुलर स्टेट की, इट शेल नॉट हैव द पावर टू मेक लॉज, कि वो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर सके उन एक्ट्स के लिए जिनको ऑफेंसेस के तौर पर डिक्लेयर करा गया है, और वो ऑफेंसेस जो कि फंडामेंटल राइट्स के लिए हुए हैं कंडक्ट, ठीक है। तो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है, पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि ऐसे लॉज को प्रिस्क्राइब करना कि अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, वॉयलेशन हुआ है, तो उसके लिए पनिशमेंट, ठीक है, प्रिस्क्राइब करना। अब ये क्या क्या होता है? जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत, आर्टिकल 17 के अंतर्गत हमने इसको देखा था। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। शाइनी बताओ क्या है इसका मतलब? फर्दर पार्लियामेंट शेल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत चीज़ बोली गई है कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बता रहा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब से कमेंस हुआ है? 26 नवंबर के 26 जनवरी 1950। पार्लियामेंट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर द अबव एक्ट्स। तो ये ऑब्लिगेटरी हो जाता है पार्लियामेंट के पार्ट के ऊपर, पार्लियामेंट के लिए, कि वो इन सारे एक्ट्स को इनेक्ट करे, ठीक है। और ये वाली चीज जो है ना दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन जो एक प्रकार से लागू होना शुरू है, वो फोर्स में आया, तो फोर्स की जब भी बात हो ना तो वो होता है 26 जनवरी 1950, ठीक है। उसके बाद कोई भी लॉ, एनी लॉ इन फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका कमेंसमेंट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, मतलब वो एक तरीके से बन चुका है पूरा का पूरा, कोई भी लॉ जो है अगर उस टाइम पर वो फोर्स में रहता है, ऊपर वाले सारे मैटर्स जो कि हमें स्पेसिफाई करे गए हैं उनको देखते हुए, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स अबव स्पेसिफाइड अबव इज टू कंटिन्यू इन फोर्स, वो कंटिन्यू रहेंगे जब तक, कब तक कंटिन्यू रहेंगे? जब तक पार्लियामेंट के द्वारा उनकी ऑल्टरेशन, उनकी रिपील या फिर उनकी अमेंडमेंट नहीं होती है। लेकिन यहां पर कीवर्ड क्या है? पार्लियामेंट के द्वारा ऑल्टरेशन, रिपील और अमेंडमेंट नहीं होती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। तो यहां पर ज्यादा कुछ नहीं था, बात क्या है, कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं? इट शुड बी नोटेड दैट
आर्टिकल 35 जो है इट एक्सटेंड्स द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की पावर में चार चांद लगा देता है कि जो भी मैटर्स हमें ऊपर दे रखे हैं, जितने भी हमने पढ़े हैं, ठीक है, हालांकि उनमें से, ध्यान से सुनना, हालांकि उनमें से कुछ मैटर्स जो हैं वो स्टेट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, यानी कि दे आर पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, जिसके ऊपर ऐसा माना जाता है कि देश के फेडरल स्ट्रक्चर को देखते हुए और फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को देखते हुए the power to make laws for in such areas falls under the state government, under state list। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट को यहां पर व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल राइट्स, भले ही कुछ भी मैटर्स अगर जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, लेकिन अगर ये देखा जा रहा है कि वो फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक के साथ, उसके मुद्दे के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर कम पड़ जाएगी और पार्लियामेंट जो है ये सुप्रीम और जो कर आएगा, ये चीज है। तो आर्टिकल 35 का अगर आपको शॉर्ट नोट बनाना हो तो आप सिर्फ यही लिख सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स में, पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से करने के बाद, काफ़ी बार रिवीजन करने के बाद, डैट जो वेटेज है किसकी, जो पार्लियामेंट की, वो ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक और मुद्दा ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कि राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हट गया था, पहले वो आर्टिकल 31 का पार्ट था और 7th फंडामेंटल राइट हमारा जाना जाता था। अब जो ये हट गया है तो अब इसकी प्रेजेंट पोजीशन है क्या। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।